कहा कि अंबेडकर मूवमेंट चांगली है पर कामयाब हो सकत नहीं। जब अंबेडकर नहीं जीत सके महाराष्ट्र से, बम्बई से, जीतने के लिए उन्हें बंगाल जाना पड़ा। एक बड़ा आरोप लगता है कि लोग जब पार्टी में होते हैं, पदों पर होते हैं, मंत्रालय उनके पास होते हैं तो बोलते नहीं है। युवा तो चंद्रशेखर के साथ लगा हुआ है, उन्होंने भी एक राजनीतिक पार्टी बना ली। ने वहाँ पर रिवोल्यूशन के लिए एक प्लान चंद्रशेखर को दिया था हमने, चंद्रशेखर ने उसको रिजेक्ट कर दिया। कौन सी ताकतें हैं मायावती जानबूझ करके कर रही हैं, या कोई ताकतें हैं जो इनसे जानबूझ करके काम करवा रही हैं? क्या लगता है काशीराम ये सारी चीज़ें जानते थे, उसके बावजूद भी 95 में बहन जी को मुख्यमंत्री बना दिया? बहन मायावती ने करोल बाग कार्यालय में खड़े होकर के बहुजन संगठक की प्रतियां को जलवाया है। मायावती को लगाया ही गया है कांशीराम को तबाह करने के लिए, ताकि सीढ़ी तोड़ दी जाए। सीढ़ी तोड़ने के लिए उन्होंने बहन मायावती का इस्तेमाल किया। वो कहते हैं कि सतीश मिश्रा ने सब कुछ गड़बड़ कर रखा है। ये सब कुछ जानने के बावजूद सतीश मिश्रा पार्टी से बाहर नहीं निकलने, कारण क्या है? सतीश मिश्रा सब कुछ नहीं करा रहा है, सब कुछ तो अब सीबीआई करा रही है। सब कुछ तो अब मजबूर नायक, शिकंजे में फंसा हुआ नायक कभी भी परिवर्तन का आंदोलन नहीं चला सकते हैं। जिन लोगों की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होती हैं, उन लोगों की राजनीति कामयाब नहीं हो पाती। या जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं बहुजन मीडिया। हम लोग हैं लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और लखनऊ में हम लोग हैं। हमारे साथ हैं मान्यवर साहब कांशीराम की विचारधारा के, मान्यवर साहब कांशीराम के संघर्ष से, मान्यवर साहब कांशीराम के विचार से पैदा हुए बहुत सारे नेताओं में से एक नेता दद्दू प्रसाद जी। उन्हीं के संघर्ष के कारण जो बसपा की सरकार बनी उसमें कैबिनेट मंत्री रहे, ग्रामीण विकास मंत्रालय जैसा महत्वपूर्ण विभाग उनके पास रहा। वर्तमान में सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन अभी बसपा में नहीं है, बसपा से बाहर हैं। क्यों बाहर हैं? अभी पीछे आपने देखा कि जिस प्रकार से लालजी वर्मा, रामाचल राजभर और तमाम बड़े नेताओं को बसपा से बाहर निकाला गया, और मैंने उस समय भी एक बात कही थी कि अब लालजी वर्मा और रामाचल राजभर के बाद में बसपा में कोई ये कहने वाला नहीं है कि मैं काशीराम के ज़माने का नेता हूँ। बहुत सारे नेताओं को जब निकाला गया जो काशीराम साहब की टीम के नेता थे या काशीराम साहब के शिष्य थे, उनमें से काशीराम साहब के एक शिष्य हमारे साथ हैं, दद्दू प्रसाद जी। सर, क्या चल रहा है वर्तमान में? जहाँ तक मेरे चलने की बात है, हम लोग मान्यवर काशीराम जी के जो बिखरे हुए, भटके हुए चेले हैं, उनको इस देश में ऊर्ध्वाधर खड़ी हुई समाज व्यवस्था को बदलने के लिए फुले, साहू, पेरियार, अंबेडकर और कांशीराम जी की सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति आंदोलन को पुनर्जीवित करने के रिवाइवल एंड सर्वाइवल के कोशिश में लगे हुए हैं। और इस कोशिश में हमने साहू महाराज की जयंती के मौके पर 26 जून 2021 को लखनऊ में तो एक सिंपोजियम भी आयोजित किया है, और उसके बहुत ही सकारात्मक और सार्थक परिणाम जो बहुजन समाज है और कार्यकर्ता है वो उस मूवमेंट को रिवाइव करना चाहते हैं, पुनर्जीवित करना चाहते हैं। और निश्चित रूप से मुझे पूरा विश्वास है कि मान्यवर काशीराम जी की सामाजिक परिवर्तन आंदोलन को पुनर्जीवित करना है तो शिक्षा, बुनियादी शिक्षा और गुणवत्ता युक्त बुनियादी शिक्षा को बनाए रखते हुए हमें लोकतंत्र को कामयाब बनाने के कांशीराम जी के सुझाए गए तौर तरीकों को, जिससे मास बेस्ड डेमोक्रेसी, जन आधारित लोकतंत्र को कामयाब बनाया जा सके। अभी जो डेमोक्रेसी है वो मनी बेस्ड है, माफिया बेस्ड है और मीडिया बेस्ड है। इससे लोकतंत्र नहीं है, ये धनतंत्र है। तो इसलिए हम लोग कोशिश में हैं और इस दिशा में मान्यवर कांशीराम जी की मूवमेंट को हम लोग निश्चित रूप से बहुत कम समय में पुनर्जीवित कर सकेंगे। जितने लोग बसपा से निकाले गए हैं जो मान्यवर साहब काशीराम की विचारधारा के थे, जैसा आपने कहा कि हम तमाम लोगों को, मतलब ये संभव है कि तमाम लोग एक प्लेटफॉर्म पर आ सकते हैं या वो उनकी विचारधारा को आगे बढ़ा सकते हैं। अभी तक निकट भविष्य में ऐसा नहीं देखा गया कि जो पार्टी से निकाले गए, और ख़ासतौर से काशीराम साहब के चेहरे, जिस शब्द का आपने इस्तेमाल किया, वो लोग एक मंच पर आ रहे हैं। जो लोग जीवंत हैं और जिनका मकसद बड़ा है
मकसद पवित्र है, वो निश्चित रूप से किसी के पिछलग्गू नहीं बनेंगे। अपने पैरों पर खड़े होकर और सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति आंदोलन को पुनर्जीवित करने के लिए एक मंच पर आएंगे। पर जो मुर्दा हो गए हैं, जिनके मकसद केवल विधायक बनना रह गया है, वो ऐसा कतई नहीं करेंगे। वो लोग ऐसा कतई नहीं करेंगे जो मुर्दा हो गए हैं। क्यों मुर्दा हो गए? काशीराम साहब ने पत्थरों में जान फूंक दी, उनके विचारों ने, जो फूले अम्बेडकर ये आंदोलन है, उनको बर्बाद होते हुए लोग देख रहे हैं और एक मंच पर नहीं आ रहे। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की होड़ लगी है? उनकी उम्र है, और उम्र एक तो जिम्मेदार है, दूसरा फिर जो एक कोई एमएलए होता है, मिनिस्टर होता है, उसके पास एक लाभान्वित वर्ग तैयार हो जाता है। वो लाभान्वित वर्ग का लगातार दबाव रहता है कि आप अगर सत्ता में रहेंगे तो हम आपके साथ रहेंगे, और अगर आप सत्ता में नहीं रहेंगे तो हम आपके साथ नहीं रहेंगे। वो उस खोल को, उस आवरण को छोड़ नहीं पाते हैं, और भयभीत होकर के वो सत्ता में बने रहने का प्रयास करते हैं। सत्ता में बने रहने के लिए उन्हें अपने पैरों पर भरोसा नज़र नहीं आता है, इसलिए वो किसी न किसी के पिछलग्गू होना चाहते हैं। पिछलग्गू लोग कभी भी लोक कल्याण की, बदलाव की लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। पिछलग्गू हमेशा आगे लग्गू की तरफ सोचता है कि आगे लग्गू का इशारा क्या है, आगे लग्गू का इरादा क्या है। तो इसलिए वो अपनी उम्र के कारण मुर्दा हो गए हैं, अपने बोझ के कारण मुर्दा हो गए हैं। जो लाभान्वित समूह का कूड़ा कचरा उन्होंने इकट्ठा कर रखा है, जिसको अपने फॉलोअर्स कहते हैं, वो फॉलोअर्स कभी भी परिवर्तनकारी मूवमेंट के साथ ही नहीं है। इसलिए उनकी अपनी समस्याएं हैं, और इस पे गहन विश्लेषण होना चाहिए, सतही विश्लेषण नहीं होना चाहिए। बसपा में रह कर के बात नहीं रख सकते, बोलेंगे तो बाहर निकाल दिया जाएगा, बाहर आने के बावजूद भी एक मंच पर नहीं आ सकते। ऐसे में फूले अम्बेडकर ये आंदोलन, और मैं कहूँ कि खासतौर से जो काशीराम साहब का 6743 जातों को इकट्ठा करके बहुजन मूवमेंट जो उन्होंने बनाया था, उसको कैसे बचाया जाए? क्या संभव है? इसीलिए मैंने कहा कि जो बने बनाए नेता हैं, मानवर काशीराम जी का भी साथ वो लोग नहीं दिए थे, और उन्होंने मानवर काशीराम जी से भी 1966, 67, 68 में कहा कि अम्बेडकर मूवमेंट चांगली है पर कामयाब हो सकत नहीं, कामयाब नहीं हो सकती है, बहुत अच्छी है मूवमेंट। जब अम्बेडकर नहीं जीत सके महाराष्ट्र से, बम्बई से, जीतने के लिए उन्हें बंगाल जाना पड़ा, बंगाल के चंडालों के बीच जाना पड़ा, तो सेम पोजीशन ये आकर के खड़ी हो गई है, और लापरवाही में और बहुजन समाज ने बहुत खो दिया है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि वो लोग हैं जो अंदर नहीं बोल सकते हैं, तो बाहर क्या बोलेंगे, आपने ही कहा, तो ये उनके मुर्दा होने का सबूत है। सर, एक बड़ा आरोप लगता है कि लोग जब पार्टी में होते हैं, पदों पर होते हैं, मंत्रालय उनके पास होते हैं, तो बोलते नहीं हैं, बाहर निकलने के बाद बोलते हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं है। जो लोग जिंदा हैं उन्होंने मंत्रालय में रहते हुए भी बात रखी है। रेबेल की बात है, जो परिवर्तन की बात है, तो वो अंदर रह कर के भी, बाहर रह कर के भी बातें कही गई हैं। और हम लोगों ने जुलाई 1994 में मानवर काशीराम जी को लिख कर के लेटर दिया था कि मायावती को उत्तर प्रदेश के प्रभार से वापस किया जाए, अन्यथा उत्तर प्रदेश में न केवल बसपा बैठ जाएगी बल्कि सामाजिक परिवर्तन आंदोलन को भारी आघात पहुंचेगा। तो वो उस पर बेहतर निर्णय नहीं हो सका। मानवर काशीराम जी निर्णय लेना चाहते थे। इस बात के बहुत पुराने लोग, राज बहादुर हैं, बाबू रामादीन जी हैं, जंग बहादुर पटेल हैं, आज सोनेलाल पटेल, ये सब लोग एविडेंस थे उनके। अभी आर.के. चौधरी को भी ये सारी जानकारियाँ थी, नसीमुद्दीन सिद्दीकी वगैरह भी इसके जानकार थे। तो इसलिए आपको नौजवानों के बीच जाना होगा। अगर जो लोग सामाजिक परिवर्तन आंदोलन को पुनर्जीवित करना चाहते हैं, उनकी आशा की किरण युवा हैं, युवाओं के बीच जाना होगा और नया परिवर्तनकारी जनमत तैयार करके परिवर्तनकारी नायकत्व विकसित करना होगा। याद रखें, यथास्थितिवादी जनमत और यथास्थितिवादी
नायकत्व के द्वारा परिवर्तन का आंदोलन नहीं चलाया जा सकता है। अगर जो लोग चाहते हैं इस देश में, और बहुसंख्यक आबादी इस देश में परिवर्तन चाहती है, तो परिवर्तन चाहने वाले लोगों की स्पष्ट हो जाना चाहिए कि उन्हें परिवर्तनकारी जनमत और परिवर्तनकारी नायकत्व का निर्माण करना होगा। ये थके हुए, हांफते हुए, लोभ और लालच के, विधायक बनने के लालच में फंसे हुए लोग परिवर्तन के लिए काम नहीं कर सकते हैं, न एक मंच पे आ सकते हैं। आपने कहा कि युवाओं के बीच जाना होगा, युवाओं के बीच अपनी जाकर के बात रखनी पड़ेगी, उन्हें कैडर देना पड़ेगा। सर, युवा तो चंद्रशेखर के साथ लगा हुआ है, उन्होंने भी एक राजनीतिक पार्टी बना ली, आप भी उनके साथ में रहे, आप भी उनको छोड़ करके आए, युवा भी उनके साथ, हम तमाम लोग उनके साथ हैं। जब युवा वहाँ पर है तो युवा आपकी बात सुनेगा कि युवा तो लट की बात सुन रहा है, युवा तो गुस्से की बात सुन रहा है, युवा तो मरने मारने की बात कर रहा है, तो ऐसे में उनके बीच में कैडर कैसे रोका जाएगा? नहीं, निश्चित रूप से आपने एक सही सवाल खड़ा किया इस मौके पर। और युवाओं के जो ये 15 साल से संघर्ष विराम किया गया था, मानवर काशीराम जी 2003 में उनकी वॉइस चली गई ब्रेन स्ट्रोक जाने के बाद, और 15 वर्षों तक लगातार संघर्ष विराम हुआ कि स्ट्रगल नहीं किया जाएगा और केवल सत्ता बनाने की कोशिश की जाएगी। इसके कारण एक दमन चक्र इनिशिएट हो गया, और उस दमन चक्र के कारण युवा में के अंदर एक प्रति रिएक्शनरी भाव है। वो रिएक्शनरी लोग हैं जो वो चंद्रशेखर के साथ हैं, और पर रिवोल्यूशनरी लोग हैं वो रिवोल्यूशन के लिए मार्ग की खोज में हैं। बहुत सारे लोग हैं जो बसपा को छोड़ करके गए, ML तोमर हैं, सुनील चित्तौड़ हैं, आप ही के साथ ही रहे, बसपा में बड़े पदों पर हैं, वो अब चंद्रशेखर के साथ हैं। वो सब यथास्थितिवादी लोग हैं, और मैंने आपसे कहा कि रिएक्शनरी और रेवोल्यूशनरी, मैं बहुत गंभीर सवाल उठा रहा हूँ, आपने उस दिशा में शायद ध्यान नहीं दिया, आपने क्वेश्चन उससे कनेक्ट होकर के आता आपका। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो लोग रिवोल्यूशन चाहते हैं, देखिए नक्सलाइट मूवमेंट भी इस देश में रिएक्शनरी मूवमेंट है, और वो 10,000 हमारे लड़ाके जो ट्राइबल के बीच में 10,000 मिलिटेंट थे, उनको मरवा डालने के बाद और पूरे देश में जो नक्सलाइट मूवमेंट है वो धराशायी हो गया है, फ्लॉप हो गया है। तो ये भी जो भीम आर्मी के द्वारा है, ये रिएक्शनरी मूवमेंट है, और ये कोई रिवोल्यूशन का इनके पास कोई वे नहीं है, ना मार्ग है, और ना उनके थिंकिंग है, और थिंकर प्लानर, इसी कारण से वो थिंकर और प्लानर के लिए कोई स्पेस भी नहीं है वहाँ पर। तो जबकि भारत देश आज 4000 साल की गुलामी के पश्चात रिवोल्यूशन के लिए पूरी देश तरीके से तैयार है, युवा तैयार हैं। तो ये आपने जो सवाल उठाया है, निश्चित रूप से एक सिचुएशन है। वो सिचुएशन इसलिए है कि 2003 के बाद स्ट्रगल सीज का ऐलान किया गया बहन मायावती के द्वारा कि अब कोई भी संघर्षात्मक, उससे दो नुकसान हुए। एक तो नेचुरल लीडरशिप का डेवलपमेंट रुक गया, जो प्राकृतिक नेतृत्व जो निखर करके नीचे से आना चाहिए था वो रुक गया, और उसके कारण एक दमन इनिशिएट हो गया, वहाँ एक दमन चक्र एक वहाँ बन गया। वो अब रिएक्शन के रूप में प्रस्फुटित हो गया है। वो रिएक्शनरी लोग निश्चित रूप से वो चंद्रशेखर के साथ हैं, पर मैं आशान्वित नहीं हूँ। मैंने वहाँ पर रिवोल्यूशन के लिए एक प्लान चंद्रशेखर को दिया था हमने, चंद्रशेखर ने उसको रिजेक्ट कर दिया, और तत्काल वो पॉलिटिकल पार्टी बना करके सामने आ गए हैं। तो जब गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होंगी तो पॉलिटिकल फ्रूट उनको नहीं मिल पाएंगे, और मांगे चूंगे से या किसी के जालिम का सहारा लेकर के अगर पॉलिटिकल फ्रूट मिलेंगे भी उनको, या छोटी सी पॉलिटिकल पावर भी कोई MLA बनने की, मेंबर पार्लियामेंट बनने की मिल भी जाती है, जिसकी मुझे उम्मीद नहीं है, तो वो परिवर्तन के लिए रास्ता प्रशस्त नहीं कर पाएंगे। आपने जो बातें कही, ये बातें चंद्रशेखर को भी पता है, और ख़ास तौर से बहन जी को पता है। बहन जी 30-35 साल से राजनीति में हैं,
84 से लेकर के 80 से लेकर के अभी तक राजनीति में, उनको मालूम है सब कुछ धराशायी हो रहा है, फिर भी वो सब कुछ अपने सामने कर रही हैं या होने दे रही हैं। उनको पता है कि फूले अम्बेडकर ये आंदोलन जो बर्बाद हो रहा है। कौन सी ताकतें हैं, मायावती जानबूझ करके कर रही हैं या कोई ताकतें हैं जो इनसे जानबूझ करके काम करवा रही हैं? क्या लगता है आपको, क्या लगता है? निश्चित रूप से ये 1991-92 से शुरुआत हो गई थी खलनायकी की शुरुआत, जब मानवर कांशीराम जी को पूर्वी दिल्ली में 1989 में लोकसभा का चुनाव उन्होंने लड़ा और उनको 82,000 वोट पड़े, जबकि उनको हाथी चुनाव चिन्ह भी नहीं मिला। और उसके 18 महीने बाद पुनः चुनाव हुआ तो बहन मायावती के भीतरघात के कारण उनको 10,548 वोट पे संतोष करना पड़ा। मानवर कांशीराम जी का राष्ट्रीय अध्यक्ष का एक बहुत बड़ा अपमान था। इसलिए मानवर कांशीराम जी ने जुलाई 1991 में तय किया, जबकि वो ऐसा चाहते नहीं थे, वो लड़ाई में बने रहना चाहते थे। 55 MP के साथ वो मेंबर पार्लियामेंट होना चाहते थे, जबकि वो अविश्वास प्रस्ताव लाने की पोजीशन में हो, ताकत के साथ पहुंचना चाहते थे। तो मानवर कांशीराम जी ने फिर रणनीति में बदलाव किया जुलाई 1991 में, और उन्होंने तय किया कि मुझे अब भले ही अकेले ही पार्लियामेंट में पहुंचना पड़े। तो जो काउंटर माइंड सीट हो गई थी इटावा की, बुलंदशहर की और मेरठ की, तो उसमें से इटावा सीट से फिर वो चुनाव लड़े। तो इसलिए वो फिर सपा बसपा जो गठबंधन था, तो बहुजन समाज बनाने की जो मानवर कांशीराम जी की कोशिश थी, तो सपा बसपा गठबंधन तो तेज़ रफ्तार से बहुजन समाज बनाने की एक कोशिश थी वो, क्योंकि मानवर कांशीराम जी ने महसूस किया कि ये धीमी रफ्तार से जो बहुजन समाज बनाने की प्रक्रिया चल रही है, ये लक्ष्य को वेध पाने में नाकामयाब होगी। इसलिए उन्होंने सपा बसपा गठबंधन, पर उसके पहले उन्होंने अपने आप को और अपने समाज को इस लायक तैयार किया कि वो समाजवादी पार्टी के बराबर खड़े होकर के, आंखों में आंखें मिला करके, बल्कि अपर हैंड होकर के गठबंधन कर सकें। अगर आगे भविष्य में दलितों का कोई गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ लोअर हैंड होकर के करेगा, तो यथास्थितिवादी ताकतें उसमें भारी रहेंगी और परिवर्तन की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हो सकेगी। इसलिए जो लोग परिवर्तन के चाहते हैं, उनको कम से कम जब तक वो अपर हैंड ना हो सकें और इक्वल हैंड ना हो सकें, तो किसी भी यथास्थितिवादी ताकतों से गठबंधन उनके लिए, खासकर परिवर्तन के आंदोलन के लिए, नुकसानदायक साबित होगा। एक बड़ा सवाल है कि मानवर साहब कांशीराम ये सारी चीज़ें जानते थे, उसके बावजूद भी 95 में बहन जी को मुख्यमंत्री बना दिया। हम लोगों ने कोशिश की है कि मानवर कांशीराम जी की बायोग्राफी, कंप्लीट बायोग्राफी लिखी जाए। उस दिशा में हमने अभी शुरुआत में जब हमें खबर लगी 2008 में ही कि बहन मायावती ने करोल बाग कार्यालय में खड़े होकर के बहुजन संगठक की प्रतियों को जलवाया है, जिसमें मानवर कांशीराम जी के भाषण छपे होते थे, तो मुझे कार्यवाहक संपादक RP मेहरा ने इस बारे में सचेत किया, अवगत कराया। मुझे प्यारेलाल जाटव ने अवगत कराया कि हमें भेजा गया, अहमदाबाद में जला दीजिए, और हमने जा कर के बहुजन संगठक को जलाया अहमदाबाद में। सर, बड़ा आरोप है कि बहन जी ने मानवर साहब कांशीराम का इतिहास जलाने की। आपके सामने कह रहा हूँ, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ। तो फिर मुझे और लोगों ने, धर्म प्रकाश भारती और दूसरे और लोगों ने कहा कि नागपुर में जो बहुजन नायक की प्रतियां रखी थी, उनको जलाने के लिए भेजा गया। तो तब मैं सचेत हुआ और मैंने भाई AR अकेला से इस बात के लिए करार किया कि मानवर कांशीराम जी का बोला गया एक एक सूत्र जो लोकतंत्र को कामयाब बनाने के लिए, बहुजन समाज की मुक्ति संघर्ष के लिए उनका मार्गदर्शन बहुत ज़रूरी है, उन्होंने जो तरीके दिए हैं वो हमारी आने वाली पीढ़ी तक पहुंच सकें, तो क्रमशः 1978 से ही प्रारंभ करके हमें ऑपरेशन इंडियन में जो उन्होंने उस ज़माने में मानवर कांशीराम जी ने मार्गदर्शन किया, फिर उसके बाद बहुजन संगठक में जो उनके भाषण छपते थे, तो उन सब का हमने क्रमशः
संकलन करके और बहुजन संगठक से मौलिकता बनी रहे, कपोल कल्पित और कथा कहानियाँ ना हो, बल्कि मौलिकता रहे, तो हमें खुशी है कि हमने इस टीम के साथ भाई AR अकेला का मैं भूरी भूरी सराहना करना चाहता हूँ कि 10वें खंड तक प्रकाशन हो चुका है। तो बायोग्राफी का हमें इंतज़ार करना होगा। जो आपने सवाल किया कि मानवर कांशीराम जी क्यों झेलते रहे, जबकि उन्होंने ये कई लोगों से कहा कि मायावती को लगाया ही गया है कांशीराम को तबाह करने के लिए, इस बात से वो अवगत थे। कौन सी ताकतें हैं जो जिन्होंने मायावती को... मानवर कांशीराम जी का पूरा संघर्ष इस देश की यथास्थितिवादी शोषणकारी ताकतों के खिलाफ था। इसलिए शोषणकारी ताकतें जो पहले कांग्रेस पार्टी में संगठित थीं, और फिर जब उन्होंने देखा कि लिबरल नीति पर चल करके इस देश में शोषणकारी ताकतों को सस्टेन और स्टेबल नहीं बनाए रखा जा सकता है, तो फिर उन लोगों ने नॉन वायलेंस और नॉन वायलेंस से लिबरल से वायलेंस की नीति पर काम करते हुए RSS के साथ भारत की ब्राह्मणवादी ताकतें, सामंतवादी ताकतें, यथास्थितिवादी और शोषणकारी ताकतें संगठित हुई। तो निश्चित रूप से RSS ने मानवर कांशीराम जी की तेज रफ्तार से बहुजन समाज बनाने की जो मुहिम थी, जिसको 14 दिसंबर 1992 को दिल्ली के 12 गुरुद्वारा रकाबगंज रोड करोल बाग 12 गुरुद्वारा रकाबगंज रोड के बहुजन समाज पार्टी कार्यालय से शुरुआत किया, तो उसको फेल करने के लिए उन्होंने साफ तौर पे इस बात को महसूस किया कि कांशीराम जी अपने चमचा युग में, जो पुस्तक है चमचा युग, तो वो एक रोड मैप है, उस रोड मैप पे काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। 1996 में कांशीराम भारत के प्रधानमंत्री हो जाएंगे। तो इसलिए कांशीराम भारत के प्रधानमंत्री ना हो सकें, तो भारत में RSS के द्वारा नियंत्रित और संचालित भारतीय जनता पार्टी ने सपा बसपा गठबंधन को तोड़ने के लिए 2 जून 1995 को कुठाराघात कर दिया। तो मैं साफ करना चाहता हूं कि 2 जून 1995 को जो सपा बसपा गठबंधन तोड़ा गया, वो मानवर कांशीराम जी को 1996 में प्रधानमंत्री बनने से रोकने का एक प्रयास था। देखने में ऐसा नज़र आया कि वो मुलायम सिंह यादव को उत्तर प्रदेश की कुर्सी से अपदस्थ करना चाहते हैं। सच्चाई ये नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि मानवर कांशीराम जी को प्रधानमंत्री तक पहुंचाने के लिए सपा बसपा गठबंधन एक सीढ़ी के रूप में काम कर रही थी। तो उन्होंने ठीक सोचा कि सीढ़ी तोड़ दी जाए। सीढ़ी तोड़ने के लिए उन्होंने बहन मायावती का इस्तेमाल किया। फिर बहन मायावती अपने करार से मुकर न जाए, बहन मायावती अपने करार से मुकर न जाए, तो फिर वो फ्लोट पंप घोटाला, फिर ताज कॉरिडोर का घोटाला, फिर आय से अधिक संपत्ति का मामला, फिर आनंद यादव के पास और दूसरे उनके जो आनंद यादव के परिवार के लोग हैं, उनके पास जो आय से अधिक संपत्ति के मामले को इनिशिएट किया गया है, ताकि बहन मायावती पूरी तरीके से नियंत्रण में रहे और कहीं वो अपने किए गए करार से मुकर न जाए। तो सर गठबंधन तो वो दोबारा भी 2019 में हुआ, अगर पहले तोड़ा गया तो फिर 25 साल के बाद दोबारा भी। बहुत सारे प्रयास हैं जो नज़र नहीं आ रहे हैं। 11 नवंबर 1917 से ही 11 नवंबर 2017 से ही गाजियाबाद के में प्रारंभ किया गया कि आरक्षण बचाओ, संविधान बचाओ और भाजपा रोको के लिए सपा बसपा गठबंधन जरूरी है। तो एक छोटी सी मीटिंग गाजियाबाद में आयोजित की गई, जिसमें KC पिप्पल, हीरालाल और हम लोग थे, AR अकेला जी वगैरह थे। फिर 17 दिसंबर को ये ऐसी मीटिंग आगरा में हुई, फिर ऐसी मीटिंग मुरादाबाद में हुई, फिर ऐसी मीटिंग झांसी में हुई, और इसी तरीके की मीटिंग लखनऊ में, बांदा में, और फिर ये सहारनपुर में भी आयोजित की गई। तो उसका एक प्रेशर पड़ा अखिलेश यादव के ऊपर भी, बहन मायावती के ऊपर। तो वो जाकर के मार्च
2018 में गठबंधन के संकेत आने प्रारंभ हो गए, जबकि फूलपुर और गोरखपुर में गठबंधन के संकेत दिए गए और उसके बाद कंप्लीट 12 जनवरी 2019 को गठबंधन ऐलान कर दिया गया। ये जो परिवर्तनकारी ताकतें थीं जो भाजपा को रोकना चाहती थी, उनके दबाव का कारण था। तो दबाव में किया गया काम मन से नहीं होता है, इसलिए लिहाजा उस गठबंधन के प्रति पवित्रता का भाव ना अखिलेश यादव के मन में था और ना ही बहन मायावती के मन में था, और इसलिए काडर को और पूरा कमांड नहीं दी गई कि वो गठबंधन फलित हो सके, और लिहाजा वो गठबंधन 15 सीटों में सिमट गया और उसके बाद उनके अंतर्विरोध को भी उकेरा गया। निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं कि इसमें सतीश मिश्रा की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता है। सर, जो भी आदमी पार्टी छोड़ करके जाता है, मैंने साइन का बयान देखा, आप भी इस बात को कह रहे हैं, और भी कई लोगों का बयान देखा, वो कहते हैं कि सतीश मिश्रा ने सब कुछ गड़बड़ कर रखा है। ये सब कुछ जानने के बावजूद सतीश मिश्रा पार्टी से बाहर नहीं निकलने, कारण क्या है? मैं नहीं कि मैं सतीश मिश्रा एक वॉच टावर है, सतीश मिश्रा नियंत्रक नहीं है। सतीश मिश्रा की भूमिका एक वॉच टावर की है, सूचनाओं को प्रसारित करना और सूचनाओं को संग्रह करना और आरएसएस मुख्यालय तक पहुंचाना। तो सतीश मिश्रा सब कुछ नहीं करा रहा है, सब कुछ तो अब सीबीआई करा रही है जी। सब कुछ तो अब मजबूर नायक, शिकंजे में फंसा हुआ नायक कभी भी परिवर्तन का आंदोलन नहीं चला सकते हैं। अगर हमें इस देश में परिवर्तन की मुहिम चाहिए तो स्वतंत्र नायकत्व, परिवर्तनकारी नायकत्व और परिवर्तनकारी जनमत तैयार करना होगा। मैं कहना चाहता हूं, कोई भी कितना रिवोल्यूशनरी पर्सन हो, अगर वो परिवर्तनकारी जनमत और परिवर्तनकारी काडर का निर्माण नहीं कर पाते हैं तो पुनः इतिहास हम यहीं पर दोहराया जाएगा और पुनः आकर के कोल्हू के बैल की तरीके से हम वहीं आकर के खड़े हो जाएंगे। 2022 में उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या देख रहे हैं? सरकार किसकी? मकसद 2022 नहीं है, हमारा मकसद परिवर्तन के आंदोलन को पुनर्जीवित करना है। हम उसको गतिमान बनाना चाहते हैं। इसलिए जो लोग 2022 के चिंता कर रहे हैं उनको नेताओं से मिल करके और 2022 की संभावनाएं तलाशनी चाहिए। जिन लोगों की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होती हैं उन लोगों की राजनीति कामयाब नहीं हो पाती है। इसलिए बहन मायावती, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव, शरद पवार और दूसरे और लोग भी अगर राजनीति को कामयाब बनाना चाहते हैं तो वहाँ छानबीन की जानी चाहिए कि उनकी गैर राजनीतिक जड़ें कितनी हैं। 2022 के चुनाव में दद्दू प्रसाद जी सपा के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे, बसपा के पर लड़ेंगे, अन्य कोई दल होगा या ना लड़ेंगे? आपकी भूमिका क्या रहेगी? हमारे कार्यकर्ताओं की मंशा है कि हम एक राजनेता को एक नया विकल्प दें। अगर राजनीतिक दल उस समय तक 1 साल का पीरियड है, गैर राजनीतिक जड़ें संगठित हो पाती हैं तो तदनुसार फैसले लिए जा सकते हैं। पर अभी आज की तारीख में अगर पूछते हैं तो 2022 हमारा गोल नहीं है। हमारा गोल आंदोलन को पुनर्जीवित करने के लिए तो परिवर्तनकारी जो यूथ है और उसका विस्तार करना और उसके साइज और उसकी संख्या में विस्तार करना के हम कोशिश में लगे हैं तो वो फैल सके। निश्चित रूप से ये सिचुएशन अविश्वास की सिचुएशन है, कोई व्यक्ति एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर पा रहा है क्योंकि बहुत सारा चूना पहले लगाया जा चुका है। तो प्रत्येक व्यक्ति को ऐसा महसूस किया जा रहा है कि ये भी चूना ही लगाएगा, चूना लिए घूम रहा है। तो ऐसी दशा में हमें व्यक्ति के क्रियाकलापों को, उसके संघर्ष करने की क्षमता को, उसकी एक्टिविटी को एनालिसिस करना होगा। और मैं भी अपने आप को हम परीक्षा के लिए समाज के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कि समाज इस बारे में देखभाल करे और छानबीन करे। तो निश्चित रूप से अगर हम भरोसे लायक नज़र आते हैं तो हम परिवर्तनकारी काडर, परिवर्तनकारी जनमत और परिवर्तनकारी नए नायकत्व का निर्माण कर सकने में कामयाब होंगे। ठीक है, धन्यवाद। तो आप थे पूर्व कैबिनेट मंत्री दद्दू प्रसाद जी। बहुत सारे तीखे सवाल मैंने उनसे किए
और उन्होंने बड़ी विनम्रतापूर्वक सारे सवालों का जवाब जो है वो दिया। किस प्रकार से बसपा में बहन जी की भूमिका है, वर्तमान समय में राजनीति क्या है। अगर आपको लगता है कि दद्दू प्रसाद जी से हमारे सवाल और उनके जवाब से आप संतुष्ट हैं और अच्छे सवाल हैं, और हम इसी प्रकार अन्य बहुजन समाज पार्टी से जो पदाधिकारी निकाले गए, जो नेता निकाले गए, उनके इंटरव्यू करें, आप तक पहुंचाएं। और तो आप हमारे चैनल को देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को आगे पहुंचाइए। मैं राहुल नागपाल, कैमरामैन मनोज अंतानी के साथ।